बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो जिस तरह से हमने डेंटल सीमेंट्स की सीरीज स्टार्ट की थी, आज के इस लेक्चर में हम कॉपर सीमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सीमेंट्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो कॉपर सीमेंट में अब जो चीज़ें बताने जा रही हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कॉपर सीमेंट जो है ना, एक मॉडिफाइड जिंक फॉस्फेट सीमेंट है। मतलब जिंक फॉस्फेट सीमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट सीमेंट, ठीक है, उसी को जब मॉडिफाइड किया जाता है तो उसे हम कॉपर सीमेंट कहते हैं। ठीक है, ये बीसीक्यूज आ सकता है कि मॉडिफाइड जिंक फॉस्फेट सीमेंट कौन सा है, कॉपर सीमेंट। अब मैं आपको पता है कि मैं रट्टा नहीं लगवाती। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि किस तरह से जिंक फॉस्फेट को मॉडिफाई किया गया है जिससे कॉपर सीमेंट को प्रिपेयर किया गया। तो किस तरह से, तो बेटे इस तरह से किया है, सिल्वर सॉल्ट या कॉपर ऑक्साइड जो है उसको ऐड कर दिया है। किस में ऐड कर दिया है, पाउडर। जिंक फॉस्फेट सीमेंट में आपने देखा था पाउडर, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली जो सीमेंट्स होते हैं वो 2 कंपोनेंट की फॉर्म में होते हैं, एक पाउडर और एक लिक्विड। पाउडर में हमने अलग इंग्रेडिएंट पढ़ने से उस साथ फंक्शन भी याद करने को मैंने कहा था, बताए भी थे, और लिक्विड के अलग बताए थे। हर सीमेंट के इसी तरह से बताए। ठीक है, और एक्सेप्शन आपने याद रखनी है, रेजिन में इस तरह से नहीं होता। अच्छा, जो मैंने जिंक फॉस्फेट के पाउडर के इंग्रेडिएंट बताए थे ना, ठीक है, तो पाउडर का पार्ट मतलब जिंक फॉस्फेट में 2 कंपोनेंट है, पाउडर लिक्विड पार्ट, दोनों को मिक्स करके प्लास्टिक मास बनता है। तो जो पाउडर पार्ट है ना, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, उसमें हमने सिल्वर सॉल्ट और हमने कॉपर ऑक्साइड को ऐड कर दिया। ठीक है, द पाउडर ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट। और इन दोनों को ऐड करने से क्या हुआ कि जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है ना वो बढ़ गई और उसको हमने क्या नाम दे दिया, कॉपर सीमेंट। तो अब आपको समझ आया कि कॉपर सीमेंट किस तरह से बना है। जिंक फॉस्फेट का जो पाउडर पार्ट है उसमें सिल्वर सॉल्ट और कॉपर ऑक्साइड, ये दो नाम पता होने चाहिए। सिल्वर सॉल्ट और कॉपर ऑक्साइड को ऐड किया गया, ठीक है, एडेड टू द पाउडर ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट टू इंक्रीज देयर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक ये पॉइंट याद होना चाहिए। तो ये इसी वजह से कहते हैं कि मॉडिफाइड जिंक फॉस्फेट सीमेंट है। ठीक है बेटे, कॉम्पोजिशन इसकी क्या होगी, सेम कॉपर ऑक्साइड जो मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, अच्छा, या जिंक ऑक्साइड। ठीक है, और लिक्विड इज कंसिस्ट ऑफ क्लियर फॉस्फोरिक एसिड। अब आपने को पता है कि भाई पाउडर जो है ना, जो जिंक फॉस्फेट का पाउडर है, पाउडर में हमने सिल्वर सॉल्ट कह लें या सिल्वर सॉल्ट या कॉपर ऑक्साइड मिक्स करेंगे तो उससे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएंगी कॉपर सीमेंट की। ठीक है, सॉरी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाएगी और वो कॉपर सीमेंट हम बना लेंगे, बन जाएगा। ठीक है, तो अब कंपोजिशन में कॉपर ऑक्साइड आ गया, जिंक ऑक्साइड आ गया, और लिक्विड में क्या आएगा, लिक्विड में क्लियर फॉस्फोरिक एसिड आएगा। ठीक है, क्लियर फॉस्फोरिक एसिड लिक्विड में आ जाएगा और ये बाकी दो पाउडर। तो बेटे ये कंपोजिशन है, आई होप कि आपको समझ आ गई हो। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, पीएच इसकी होती है 5.3 एंड इट इज़ इरिटेंट टू पल्प। खुद सोचें, 5.3 है, मीन एसिडिक इन नेचर है, तो पल्प को तो इरिटेट करेगा ना, ये इरिटेंट करेगा पल्प को। अच्छा, दे आर बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर। ये बैक्टीरियोसिडल होता है और बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर होता है कॉपर सीमेंट। ये आपने बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में याद रखनी है ये चीज़, क्योंकि ये बीसीक्यू में आते हैं कि बैक्टीरियोसिडल प्रॉपर्टी या बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर कौन सा सीमेंट है, तो आपने कॉपर सीमेंट याद रखना है। ठीक है बेटे, तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने क्या देखा, आपने देखा कि इसकी पीएच 5.3 है जो कि एसिडिक है, इस वजह से ये पल्प को इरिटेट करेगा, इरिटेंट टू पल्प है ये। और ये बैक्टीरियोसिडल है, बैक्टीरियोसिडल मतलब ये किल कर देगा बैक्टीरिया को। ठीक है, और ये बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर है। बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं होने, मजीद ग्रोथ को रोकेगा ये कॉपर सीमेंट। ठीक है, और उसको स्टेशनरी फेज में रखने की कोशिश करेगा। बैक्टीरिया के 4 फेज होते हैं ना, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज। तो स्टेशनरी फेज में रखने की कोशिश करेगा, उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। बैक्टीरियोस्टेटिक का ये मतलब है, बैक्टीरियोसिडल का मतलब है किल दी बैक्टीरिया। ठीक है, तो कॉपर सीमेंट क्या करता है, किल करता है, मीन बैक्टीरियोसिडल है, और बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब क्या है कि ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। ठीक है बेटे, तो ये इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। मैनिपुलेशन जो है बेटे, क्योंकि ये मॉडिफाइड फॉर्म है जिंक फॉस्फेट सीमेंट की, तो मैनिपुलेशन सेम मैनर जिस तरह से जिंक फॉस्फेट की थी, सेम इस तरह से इसकी भी करनी है। डिसएडवांटेज बेटे, पुअर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, खुद सोचे एसिडिक है, पल्प के लिए इरिटेंट है। ठीक है, तो पुअर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, और टॉक्सिक टू द सेल है। ठीक है, सेल के लिए टॉक्सिक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज होगा। यूजेज टेम्प्रेरी फिलिंग इन द चिल्ड्रन में टेम्प्रेरी फिल्म के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरमीडिएट रेस्टोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर रिटेंशन ऑफ सिल्वर कैप
स्प्लिंट इन दी ओरल सर्जरी, ओरल सर्जरी में सिल्वर कैप स्प्लिंट को रिटेंशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में भी कर सकते हैं, और एज बेस बिनेथ कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, ठीक है। कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन के नीचे एज अ बेस भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कमर्शियल एग्जांपल इसकी क्या है, इसको रहने दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉपर सीमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट है। सो जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दिस सीमेंट यूज एक्सटेंसिवली इन डेंटिस्ट्री सिंस 1890, ठीक है। सीमेंट्स ऑफ लो स्ट्रेंथ, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि ये जो जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट है ये क्या है, ये इसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, और ये लीस इरिटेंट टू द पल्प है, ठीक है, और हैव अबंडेंट इफेक्ट टू डेंटल पल्प, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये लीस इरिटेंट टू द पल्प है, एक ये लाइन याद रखनी है, और लो स्ट्रेंथ है इसकी। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन देख लो। क्लासिफिकेशन इसकी 4 है। टाइप 1 जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट टेम्परेरी सीमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। टाइप 2 जो है परमानेंट सीमेंटेशन के लिए। टाइप 3 बेसिस के लिए। और टाइप 4 जो है कैविटी लाइनर्स और पेरिडोंटल ड्रेसिंग के लिए। अब मुझसे ये नहीं पूछेगा मैम बेसिस क्या होते हैं, कैविटी लाइनर्स क्या होते हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटे। बेसिस जो थर्मल इंसुलेशन के लिए जो हम लगाते हैं जब कैविटी डीप बन जाती है पल्प को प्रिवेंट करने के लिए, तो बेसिस लगाते हैं, तो थर्मल इंसुलेटर का काम जो कर रहे होते हैं। और कैविटी लाइनर्स क्या होते हैं और वार्निशेस क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी सब कुछ A to Z मैंने बताया हुआ है, ठीक है बेटे, तो वो देख लीजिएगा। अच्छा, ये याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये आपसे BCQs में, EMQ में भी पूछ सकते हैं कि टाइप 1 कौन सा है, टेम्पररी है, परमानेंट है, बेसिस है, ये कैविटी लाइनर है। तो आपको पता है कि टाइप 1 टेम्पररी रेस्ट सीमेंटेशन है, टाइप 2 परमानेंट है, टाइप 3 बेसिस है, और टाइप 4 कैविटी लाइनर है, पेरिडोंटल ड्रेसेस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाई में भी पूछ सकते हैं आपसे, EMQ में भी आ सकता है। साथ में ये भी आ सकता है कि लीस इरिटेंट टू द पल्प कौन सा है, तो जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट। लो स्ट्रेंथ किसकी है, तो वो भी जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट। तो ये आपकी स्लाइड हो गई। अब हम 1 बाय 1 सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप 1 का मतलब क्या है, अभी आपने कहा कि टाइप 1 जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट जो है टेम्परेरी सीमेंटेशन में यूज़ होता है। तो बेटे अब किस मीन्स, इसका मतलब ये है कि फॉर द शॉर्ट टर्म ल्यूटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। टेम्परेरी सीमेंटेशन का क्या मतलब है, ये टेम्परेरी सीमेंटेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट टर्म ल्यूटिंग के लिए यूज़ होता है। अब ल्यूटिंग का मैंने आपको समझाया था, ल्यूटिंग एजेंट कौन से होते हैं, ल्यूट क्या होता है। अब अगर इस वजह से वो बच्चे जो डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं, तो बेटे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखें, ठीक है। 1 बाय 1 पहले मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजी समझाई है, देन मैंने 1 बाय 1 हर सेमेंट को समझाया है, ठीक है बेटे। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, हाँ, टाइप 1 टेम्परेरी सीमेंटेशन क्या है, ये शॉर्ट टर्म ल्यूटिंग, क्योंकि टेम्पररी है ना, टेम्पररी है, तो शॉर्ट टर्म ल्यूटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यूज़ फॉर द सीमेंटेशन ऑफ प्रोविजनल रेस्टोरेशन, ठीक है, ये यूज़ होता है सीमेंटेशन ऑफ प्रोविजनल रेस्टोरेशन के लिए, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। और दूसरा ये लो स्ट्रेंथ है, अभी आपको बताया था, इसी वजह से विच फेवर ईजी रिमूवल ऑफ टेम्पररी प्रोस्थेसिस, मतलब जो टेम्पररी प्रोस्थेसिस लगाई जाती है, ठीक है, तो वो इजी रिमूवल उनका पॉसिबल होता है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट क्या होती है, लो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट बता दिया। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ फ्री यूजेनॉल फॉर्म जो, ठीक है बेटे। पॉइंट 4 क्या है कि जो प्रेजेंस है, ठीक है, फ्री यूजेनॉल का फ्रॉम द टेम्पररी सीमेंट, ठीक है, टेम्पररी सीमेंट में जो फ्री यूजेनॉल का जो प्रेजेंस होगा वो ये ख्याल किया जाता है कि वो इंटरफेस होता है रेजन बॉन्डेड कंपोजिट में, ठीक है। तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये सब आपको पता है। टू प्रिवेंट वेरियस टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैव बीन यूज्ड टू रिप्लेस यूजेनॉल सीमेंट। अब जो है वेरियस टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनको यूज़ किया जाता है और उनको रिप्लेस किया गया है यूजेनॉल कंटेंट से, ठीक है। सच सीमेंट नॉन एज नॉन यूजेनॉल सीमेंट, ठीक है। अभी जो है क्योंकि हम फिर इसको प्रिवेंट करना चाह रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने कहा कि फ्री यूजेनॉल जो है वो टेम्परेरी सीमेंट जो होता है ना, वहाँ से मतलब प्रेजेंस उसकी रह जाती है, किसके दरमियान, रेजन बॉन्डेड कॉम्पोजिट के दरमियान, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत से डिफरेंट वेरियस टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या किया गया, यूज़ किया गया, ताकि हम रिप्लेस कर सके यूजेनल कंटेंट को। मीन जो वो बच जाता है, द इंटरफेस बच जाता है, ठीक है, जो 4th पॉइंट में आपको बताया। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया यूजेनल कंटेंट को। तो इस तरह से फिर वो सीमेंट्स कौन से कहलाते हैं जिसमें हमने वेरियस टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक को यूज़ किया, तो वो कहलाते हैं नॉन यूजेनॉल सीमेंट, ठीक है। तो ये हम टाइप 1 की बात हो गई।
अच्छा, टाइप 2 में क्या है, मीन फॉर लॉन्ग टर्म रेस्टोरेशन, क्योंकि टाइप 2 में आपने देखा कि परमानेंट सीमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, यही दिखाया था ना मैंने ऊपर, तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म रेस्टोरेशन के लिए होगा। मॉडिफाइड जिंक ऑक्साइड जिनोल आर यूज टू सस्पेंड देयर लोअर स्ट्रेंथ, ठीक है। दे आर टू सिस्टम यूज इन दिस वे। फर्स्ट जो सिस्टम है इन विच सब्स्टिट्यूशन द पार्ट्स ऑफ द यूजोनॉल विद ऑर्थो इथॉक्सी बेंजोइक एसिड एंड एल्यूमिना एडेड टू द पाउडर। तो बेटे इसमें क्या है कि जो यूजिनोल होता है उसको किसके साथ लेते हैं, और तो इथोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ, और एल्यूमिना को एडिट कर देते हैं पाउडर में, ठीक है। और टाइप 3 में क्या करते हैं, यूज फॉर दी इंटीरियम पीरियड विद द टूथ इज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट ऑन्टिल इट रेडी फॉर द परमानेंट रेस्टोरेशन। तो बेटे टाइप 3 में हमने क्या यूज़ पढ़ा था कि बेसिस के लिए जो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसमें ऑल्सो यूज़ एज बेसिस अंडर परमानेंट रेस्टोरेशन। परमानेंट रेस्टोरेशन के अंडर जो है हम उसे एज अ बेस यूज़ करते हैं टाइप 3 सीमेंट को, ये बात याद रखनी है, मेन बात, ठीक है। और इसमें ये वाला पॉइंट मेन याद रखना है। अच्छा, उसके बाद टाइप 4 सीमेंट जो कि कैविटी लाइनर्स के तौर पे यूज़ हो रहा था, तो यूज़ एज लाइनर सफिशिएंट पाउडर मस्ट बी एडेड टू अचीव डिज़ायर प्रॉपर्टीज़। सफिशिएंट पाउडर ऐड किया जाता है ताकि हमें डिज़ायर प्रॉपर्टीज़ क्या हो सके, अचीव हो सके, ठीक है। उसके बाद कॉम्पोजिशन आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। अवेलेबल एज पाउडर इन लिक्विड सिस्टम्स। अच्छा, पाउडर में देखिए जिंक ऑक्साइड 69% है, प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है। उसके बाद वाइट रोजेंस है, तो वाइट रोजेन रिड्यूस ब्रिटलनेस ऑफ सेट सीमेंट, मतलब वो जो है जो सेट सीमेंट होता है ना उसकी ब्रिटलनेस को कम से कम करने की कोशिश करता है, कौन, वाइट रोजेन, ठीक है। उसके बाद जिंक स्टेरेट 1% होता है, ये एक्सेलरेटर होता है, ये BCQs में भी काफ़ी आ चुका है कि जिंक स्टेरेट किसके तौर पर यूज़ किया जाता है, कितने % यूज़ किया जाता है, तो 1% और एक्सेलरेटर के तौर पे। अच्छा, जिंक एसिटेट भी आया हुआ है, ठीक है, BCQ में जो कि 0.7% है, और ये एक्सेलरेटर भी है, इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ को, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड सेम एज जिंक ऑक्साइड, ठीक है, में प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपसे, और ये भी वाइट रोजन का भी पूछा है कि ये क्या करता है, ब्रिटलनेस को कम करता है सेट सीमेंट की। अच्छा, उसके बाद लिक्विड देखें, यूजिनोल है, यूजिनोल 85% है, ठीक है। तो बेटे लिक्विड में क्या है, यूजिनोल है, जिसकी कितने % यूज़ हो रहा है, 85%, और ये रेक करता है जिंक ऑक्साइड से। ऑलिव ऑयल 15% है जो कि प्लास्टिसाइजर के तौर पे यूज़ होता है, ये भी BCQs में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सेटिंग रिएक्शन जो है इसका किसके दरमियान होता है, ज़ाहिर सी बात है जिंक ऑक्साइड यूजिनोल के दरमियान होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिंक ऑक्साइड टेक प्लेस एंड रिएक्शन बिटवीन जिंक ऑक्साइड एंड यूजिनोल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ चिलेट। क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है जिंक ऑक्साइड की, ठीक है। उसके बाद जो है रिएक्शन होता है बिटवीन जिंक ऑक्साइड यूजिनोल, जिंक ऑक्साइड यूजिनोल के दरमियान, और फॉर्मेशन किसकी होती है, चिलेट की। देखिए सबसे पहले क्या हुई, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस हो गई जिंक ऑक्साइड की, उसके बाद जिंक हाइड्रोक्साइड ने यूजिनोल के साथ रिएक्ट किया और चिलेट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। वाटर इज़ नीडेड टू इनिशिएट द रिएक्शन, वाटर की ज़रूरत पड़ती है किस लिए, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। ऑल्सो एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस, और ऑल्सो जो है देखिए सेकंड में वो एज अ बाय प्रोडक्ट भी निकल आया। फर्स्ट में हमें नीड पड़ी, हमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वाटर की नीड पड़ी, ठीक है, क्योंकि हमें हाइड्रोलाइसिस करवानी थी जिंक ऑक्साइड की, और सेकंड में क्या हुआ, एज अ बाय प्रोडक्ट भी वो रिलीज हो गया। अच्छा, दैट इज़ वाई द रिएक्शन अकर मोर रैपिडली इन द ह्यूमिड एनवायरनमेंट और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसी वजह से कहते हैं कि रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो सकता है ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, ठीक है, या जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ पे वो ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगा। अच्छा, एसिटिक एसिड इज मोर एक्टिव कैटलिस्ट एज रिजल्ट इन द मोर रैपिड फॉर्मेशन ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एसिटिक एसिड जो है वो एक एक्टिव कैटलिस्ट है, ठीक है। एसिटिक एसिड का याद रखिएगा कि ये एक्टिव कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, बहुत तेज़ी से फॉर्मेशन होगी जिंक हाइड्रोक्साइड की, और जिंक हाइड्रोक्साइड की जब फॉर्मेशन होगी जाहिर सी बात है फिर वो यूजिनोल के साथ रिएक्ट करेगा और चिलेट की फॉर्मेशन होगी। हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑल्सो एक्सीलरेट द रिएक्शन, जितना हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा उतने ही तेज़ी से ये रिएक्शन जो है एक्सीलरेट होगा। द चिलेट फॉर्म एंड जो चिलेट जो है ना वो फॉर्म होगा एज एन एमॉर्फस जेल, ठीक है, एक एमॉर्फस जेल की तरह, डेट टेंड टू क्रिस्टलाइज इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ टू दिस सेट मास, ठीक है, जो कि क्रिस्टलाइज होगा और इम्पार्ट करेगा स्ट्रेंथ सेट मास की, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल प्रोडक्ट देख लें, अवेलेबल होगा ये पाउडर लिक्विड सिस्टम में या 2 पेस्ट सिस्टम में। 2 पेस्ट सिस्टम में ट्यूब की फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है और पाउडर लिक्विड की फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ट्यूब्स की फॉर्म में किस तरह से होगा,
जो टाइप 1 जिंक ऑक्साइड यूनोल है जो टेम्परेरी सीमेंटेशन या रेस्टोरेशन के लिए यूज़ हो तो वो ट्यूब की फॉर्म में होगा। और टाइप 3 जो है जो कि टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए है वो इस तरह से पाउडर अलग होगा, लिक्विड अलग होगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म में हो सकता है। टाइप 4 जो है कैविटी लाइनर्स के लिए, वो भी आप देख रहे हैं कि ट्यूब की फॉर्म में है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी कितनी है 1 से 6 to 28 मेगा पास्कल टाइप 1 की, ठीक है। टाइप 2 की क्या है 45 to 55 मेगा पास्कल, लूजेस विद द कैविटी लाइनर। और ये जो है लॉवेस्ट होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है कब, कैविटी लाइनर के लिए, जो कि 5 मेगा पास्कल है। टेंसाइल स्ट्रेंथ देखिए, रेंज जो है 0.32 से 0.32 से 5.3 मेगा पास्कल है। और मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी देखिए 0.22 से 5.4 गीगा पास्कल। देखिए ये सारे अगर आपको याद हुए तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं हो रहे तो फिलहाल इस पर टाइम वेस्ट ना करें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मल कंडक्टिविटी, एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसकी जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी अच्छी होती है। ये एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ देता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम इज़ फॉर द ह्यूमन डेंटिन, सेम जिस तरह से ह्यूमन डेंटिन देता है सेम इसी तरह से ये जिंगोसान यूनोल देता है। सॉलिबिलिटी हाईएस्ट अमंग दी सीमेंट, ठीक है। इसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है सीमेंट में, ये बात याद रखेगा। द डिसइंटीग्रेशन इन दी ओरल फ्लूइड्स, और जाहिर सी बात है जब सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी तो ये जो ओरल फ्लूइड्स होता है उससे तो ये इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन इज ड्यू टू द हाइड्रोलाइसिस जिंक यूजिनोलेट मैट्रिक्स। जो डिसइंटीग्रेशन होगी ना वो कैसे होगी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिंक यूजिनोलेट मैट्रिक्स जो होगा ना उसकी हाइड्रोलाइज होने से डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। अच्छा, फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें सॉलिबिलिटी को कम करना होगा। तो सॉलिबिलिटी किस तरह से कम होगी, सॉलिबिलिटी इज रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग पाउडर लिक्विड रेशियो। मतलब अगर हम पाउडर लिक्विड रेशियो को बढ़ा देंगे तो सॉलिबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि सॉलिबिलिटी बढ़ने से तो हमारे नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि सॉलिबिलिटी सीमेंट की सबसे ज़्यादा होती है और ये हमारे ओरल फ्लूइड में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी जिंक यूजिनोलेट मैट्रिक्स की, तो अब उससे डिसइंटीग्रेशन कॉज हो जाएगी। तो हमें सॉलिबिलिटी को कम करना है। सॉलिबिलिटी को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, हम अगर पाउडर लिक्विड रेशियो ज़्यादा लेंगे तो सॉलिबिलिटी अल्टीमेटली कम हो जाएगी और ये सारे जो हार्म्स हैं ये और कम हो जाएंगे। तो पाउडर लिक्विड रेशियो बढ़ाएंगे मीन पाउडर ज़्यादा और लिक्विड कम, तो खुद सोचे फिर सॉलिबिलिटी तो कम होगी ना। अच्छा, उसके बाद फिल्म थिकनेस जैसे 25 माइक्रोमीटर है, जनरली हायर इन सीमेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ल्यूटिंग एंड बेसिस एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। Addition, they do not adhere to tooth surface, hence can be used for final cementation of the crown। तो बेटा ये बात याद रखना कि ये adhere नहीं होता tooth surface पे, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है final cementation of the crown में, ठीक है। ये मेन पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, pH ऑफ द सीमेंट जो है 6.6 to 8 है, ठीक है। अब ये जो है लीस इरिटेंट है क्योंकि आपको pH से अंदाजा हो रहा है, लीस इरिटेंट कंपेयर टू अदर सीमेंट, ठीक है, जिस तरह से मैंने स्टार्ट में भी बताया था। और माइल्ड इरिटेंट टू पल्प है और ये बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर है, सेम जिस तरह से बताया था। बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, उसको स्टेशनरी फेज में रखता है। और इम्पार्ट करता है सूथिंग इफेक्ट ऑन दी पल्प ऑफ डीप कैविटीज़, ठीक है। जो सूथिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, उसको इम्पार्ट करता है कहाँ पर, जो पल्प ऑन दी पल्प पे सूथिंग इफेक्ट को इम्पार्ट करता है, किसमें, डीप कैविटीज़ में। जब डीप कैविटीज़ बन जाती है तो वहाँ पे ये जो है बैक्टीरियोसिटिक इन नेचर और इम्पार्ट करता है सूथिंग इफेक्ट ऑन दी पल्प डीप इन डीप कैविटीज़। तो बेटे ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मैनिपुलेशन इसकी क्या है, पाउडर लिक्विड रेशियो यहाँ पे 4.1 to 6.1 पाउडर लिक्विड डिस्पेंस ओवर दी ग्लास स्लैब, ठीक है। देखें पाउडर ये लिक्विड डिस्पेंस कर दिया है, द बल्क ऑफ पाउडर इनकॉर्पोरेटेड इनटू दी लिक्विड। उसके बाद हम जो है पाउडर को इनकॉर्पोरेटेड कर रहे हैं लिक्विड में और स्पेचुलेटेड कर रहे हैं थोड़ी दिन सर्कुलर मोशन में, इस तरह से स्पेचुलेटेड कर रहे हैं विद स्टिफ ब्लेडेड स्टेनलेस स्टील स्पेचुला से। जिंक ऑक्साइड यूजिनोल एक्सिबिट जो है सूडो थिकनिंग, इस तरह से जो है वो एक्सिबिट हो रहा है। और फर्दर विग्रस स्पेचुलाइजेशन करने से क्या होगा, स्टॉपिंग लूजिंग द मिक्स पुट्टी लाइक कंसिस्टेंसी इज रिकमेंड फॉर टेम्परेरी रेस्टोरेशन। तो जिससे ही पुट्टी लाइक कंसिस्टेंसी होगी तो वो रिकमेंड की जाती है टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए, ठीक है। तो ऑयल ऑफ
ऑरेंज इज़ यूज टू रिमूव द यूजोनॉल सीमेंट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो उसको फिर हम यूज़ कर लेंगे जैसे ही ब्यूटी-लाइक कंसिस्टेंसी मिलेंगी टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए, क्योंकि वही रिकमेंडेड है। और बाकी ऑयल ऑफ ऑरेंज यूज़ किया जाता है जो हमने स्पेचुलाइजेशन की थी, तो ज़ाहिर सी बात है स्पेचुला और ग्लास से क्लीन करने के लिए हम ऑयल ऑफ ऑरेंज यूज़ करते हैं ताकि रिमूव कर सकें हम जो यूजोनॉल सीमेंट चिपक गया है इंस्ट्रूमेंट पे, तो यूजोनॉल सीमेंट को हम रिमूव करेंगे इंस्ट्रूमेंट से बाय दी हेल्प ऑफ ऑयल ऑफ ऑरेंज। तो ये BCQ भी आया था कि किसके थ्रू कर सकते हैं, ऑयल ऑफ ऑरेंज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। अच्छा, 2 पेज सिस्टम, ये तो मैंने आपको पाउडर लिक्विड का बता दिया। अब 2 पेज सिस्टम में देख लें, देखें ये बल्कि लाइक कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है आपको, सब कुछ दिया हुआ है। 2 पेज सिस्टम में क्या करेंगे हम, जो क्योंकि मैंने बताया था कि ट्यूब की फॉर्म में भी होता है और पाउडर लिक्विड फॉर्म का तो मैंने बता दिया। तो 2 पेज सिस्टम में क्या करेंगे हम, इक्वल लेंथ ऑफ ईच पेस्ट आर डिस्पर्स्ड एंड मिक्स अंटिल अ यूनिफॉर्म कलर इज ऑब्जर्व। देखें ये जो हमने जो है ना क्या किया, ये हमारे पास पेपर प्लेट है। अब हमने जो है ट्यूब में 2 ट्यूब है हमारे पास, तो दोनों डिफरेंट कलर के उसमें पेस्ट भी होंगे। ठीक है, तो उससे हमने इक्वल लेंथ के पेस्ट यहाँ पे डाल ली है। ठीक है, एक ट्यूब से और दूसरे ट्यूब पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ट्यूब पे ये हमने पेस्ट निकाल लिया और इक्वल लेंथ का, ये बात याद रखिएगा, इक्वल लेंथ का, और दूसरे पे हमने ये वाला पेस्ट निकाल लिया। अब हम इन पेस्ट को क्या करेंगे, हमने डिस्पर्स तो कर दिया, अब हमने मिक्स करना है। कहाँ तक मिक्स करना है, जब तक हमें यूनिफॉर्म कलर ऑब्जर्व ना हो जाए। जैसे यूनिफॉर्म कलर ऑब्जर्व होगा वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसे ये देखें, पहले हमने इक्वल लेंथ के ले लिए, ठीक है, और उसके बाद हमने स्पेशलाइजेशन की, और देखें ये इक्वल कलर जब आ गया तो हम मतलब ये हम तब तक मिक्स करते रहे जब तक यूनिफॉर्म कलर हमें ऑब्जर्व हो गया। तो सेम इसको भी हमने क्या करना है, स्पेशलाइजेशन करनी है। ठीक है, तब तक करनी है जब तक यूनिफॉर्म कलर ना आ जाए। ठीक है, इस तरह से ये इसकी होती है मैनिपुलेशन 2 पेज सिस्टम की। सेटिंग टाइम जो है इसका कितना है, 4 to 10 मिनट है। ठीक है, सेटिंग टाइम याद रखना होता है। सेट क्विकली इन माउथ बिकॉज ऑफ मॉइस्चर एंड हीट। ठीक है, तो बेटे ये बात याद रखना कि ये माउथ में बहुत तेज़ी से जो है सेट हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर एंड हीट है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि अगर मॉइस्ट कंडीशन होगी तो ये बहुत तेज़ी से इरेक्शन होगा, बहुत तेज़ी से चिलेट फॉर्मेशन होगी, टेम्परेचर भी हाई होगा तो बहुत तेज़ी से ये इरेक्शन होगा। अभी ये सारी कंडीशन आपने पढ़ी है, तो ये बात ये वहीं दोहराई जा रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मॉडिफाइड जिंक ऑक्साइड यूनॉल सीमेंट दे आर डेवलप्ड टू इम्प्रूव द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द रेगुलर जिंक ऑक्साइड। अभी जो भी इसमें कमी बेशी जो हमने डिसएडवांटेज देखी, जो शॉर्ट कमिंग्स देखी रेगुलर जिंक ऑक्साइड यूनॉल में, ठीक है, तो उसमें जो है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये डेवलप्ड हुए। क्या क्या डेवलप्ड हुए, EBA जिसे एल्यूमिना मॉडिफाइड सीमेंट कहते हैं, ठीक है, और पॉलीमर रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड यूनॉल सीमेंट। तो ये 2 जो है डेवलप्ड हुए। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। और अदर फॉर्म जिंक ऑक्साइड यूनॉल सीमेंट इंक्लूड, वो क्या है, जिंक ऑक्साइड यूनॉल बेस एंडोडोंटिक सीलर। ठीक है, तो ये इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ये इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो मैं आपको बता देती हूँ, और बाकी आप खुद इसको रीड आउट कर लीजिएगा।